अगर 2020 के पहले इंडिया के दो सबसे बड़े रिटेल जायंट की बात करें तो वो थे रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप। लेकिन 2022 में कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज सिर्फ रिलायंस ही है हर जगह। रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट बाजार, ट्रेंड्स, फुटप्रिंट्स, ज्वेल्स, जियो मार्ट, रिलायंस मॉल, डिजिटल और भी बहुत सारे। लेकिन इसके पीछे बहुत से अमेजिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व है। फ्यूचर ग्रुप डील से लेकर पार्टनरशिप्स एंड एक्विजिशंस तक रिलायंस ने हर एक स्ट्रेटजी को यूज कर लिया है अमेज़न जैसे जायंट को पीछे छोड़ने के लिए। आज इस वीडियो में बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के फेलियर के बारे में, अमेज़न इंडिया में ऑफलाइन रिटेल में क्यों एंटर होना चाहती है, रिलायंस ने कौन से स्ट्रेटजीज यूज करके पूरे इंडिया के ऑफलाइन रिटेल को एक तरह से कैप्चर कर लिया है, और कैसे रिलायंस ऑफलाइन के साथ साथ B2B और ई-कॉमर्स में भी मेजर मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। देखिए, ये केस स्टडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आपको इंडिया के लार्जेस्ट सेक्टर रिटेल में चल रहे टेरिबल वॉर के बारे में समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कैसे रिलायंस हमारे किराना स्टोर्स को भी हेल्प कर रही है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए। लेकिन वीडियो को आधा अधूरा देखकर आधी नॉलेज लेके मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर ग्रुप से। फ्यूचर ग्रुप की स्टोरी एक टिपिकल अर्थ से फर्स्ट वाली स्टोरी है। चलिए शॉर्ट और सिंपल वे में समझते हैं। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी ने स्टार्ट किया था गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, जिसमें उन्होंने बेयर और जॉन मिलर जैसे ब्रांड्स को क्रिएट किया। 1997 में उन्होंने इंटर किया रिटेल मार्केट को पैंटालून्स लॉन्च करके। फिर 2001 में फ्यूचर ग्रुप ने लॉन्च किया बिग बाजार को, जो कि एक मैसिव हिट साबित हुई। धीरे धीरे स्टोर्स की क्वांटिटी बढ़ती गई और कुछ ही सालों में 100 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। अब डाइवर्सिफाई करते हुए फ्यूचर ग्रुप ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, फैशन ब्रांड, फूड ब्रांड, फर्नीचर ब्रांड, सेंट्रल और ऐसे ही 24 ब्रांड्स लॉन्च किए। यहां तक भी सब कुछ सही था, लेकिन गड़बड़ हुई जब उन्होंने लॉन्च किया फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस। टाइम था इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 का और फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद लॉस को कवर करने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने लोन लेना स्टार्ट किया और 2020 तक 12,700 करोड़ से ज्यादा का डेट हो चुका था उन पर। और फिर कोविड ने बचा कुचा कसर भी निकाल दिया। अब किशोर बियानी के पास कंपनी को बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने 24,700 करोड़ में रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप को बेच दिया। लेकिन अब एंट्री हुई एविल की, अमेज़न। एक्चुअली फ्यूचर ग्रुप के एक सब्सिडियरी फ्यूचर कूपन्स में अमेज़न ने पहले ही 49% स्टेक खरीद लिया था, जिसके हिसाब से फ्यूचर ग्रुप में अमेज़न की 3.5% स्टेक होती है। और इसके बिना पे अमेज़न ने केस कर दिया कि ये डील बिना हमें बताए की गई है और हम इस डील को नहीं मानते हैं। ये केस तो हो गई और रिलायंस की डील भी कैंसिल हो गई। लेकिन अपने मोटा भाई गुजराती है, अमेज़न ने उन्हें थोड़ा हल्के में ले लिया था। उन्होंने पहले फ्यूचर ग्रुप के 950 स्टोर्स के लीज एग्रीमेंट्स को अपने अंडर कर लिया था। और क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ने रेंट नहीं दिया तो रिलायंस ने 950 स्टोर्स को कैप्चर कर लिया और बिग बाजार स्मार्ट बाजार बन गई और सेंट्रल रिलायंस मॉल बन गई। पैंटालून्स को उन्होंने पहले ही आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया था। बिग बाजार को कैप्चर करना रिलायंस के सबसे मेन स्ट्रेटजीज में से एक थी। लेकिन क्या आपने ये सोचा अमेज़न को फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? भाई उनका ऑनलाइन सेगमेंट इतना बढ़िया तो चल रहा है। मैं समझाता हूँ। हम सबको लगता है कि ई कॉमर्स ही फ्यूचर है, ऑफलाइन स्टोर जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अमेज़न, रिलायंस जैसी कंपनीज को ऐसा नहीं लगता। उनका कहना है द फ्यूचर इज मल्टी चैनल, मतलब कि कंज्यूमर्स कुछ चीजें ऑनलाइन खरीदेंगे और कुछ चीजें ऑफलाइन ही खरीदेंगे। ऑफलाइन फिर भी किंग ही रहेगी। अमेज़न चाहती तो है इंडिया में ऑफलाइन स्टोर्स खोलना, लेकिन वो ये चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनी के ऑफलाइन सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री अलाउ नहीं करती है। इसलिए अमेज़न किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ मिलकर ऑफलाइन स्टोर्स खोलना चाहती थी और इसके पीछे 5 रीजंस है। पहली, अमेज़न ई कॉमर्स की तरह ऑफलाइन सेक्टर को भी डिसरप्ट करना चाहती है। दूसरी, अमेज़न को पता है कि फ्यूचर में रिटेल सेगमेंट में ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है और रिलायंस इस चीज को जानती है, तभी ना इतने सारे ऑफलाइन स्टोर्स खोल रही है। तीसरी, अमेज़न अपने इकोसिस्टम को और बढ़ाना चाहती है। चौथी, ऑनलाइन फैशन मार्केट में अभी भी पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बचे हैं, मतलब कि अभी भी बहुत से रीजंस हैं जिसके कारण लोग ऑनलाइन कपड़े नहीं लेना चाहते, जैसे साइज प्रॉब्लम और जैसे हम कपड़े को छूकर पता नहीं कर सकते हैं कि कैसी है ना ये रीजन। इस चीज को क्रैक करना चाहती है अमेज़न। पांचवी, सबसे जरूरी, ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ने से अमेज़न की शिपिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। लेकिन कैसे, समझते हैं। एक स्टोर अमेज़न के रिटर्न पॉइंट की तरह काम कर सकती है, कस्टमर्स आके रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, और एक स्टोर अमेज़न के पिकअप पॉइंट की तरह भी काम कर सकती है। अगर कस्टमर खुद पिकअप करे तो उसे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और अगर कस्टमर पिकअप या रिटर्न करने के लिए स्टोर पर आएंगे ही तो पूरे स्टोर में घूमकर और भी कुछ शॉपिंग जरूर करेंगे, मतलब उस स्टोर में ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे। है ना अद्भुत स्ट्रेटजी। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, रिलायंस कैसे इंडिया के रिटेल सेक्टर को कैप्चर कर रही है। सिर्फ ऑफलाइन रिटेल नहीं, ई कॉमर्स और B2B सेगमेंट भी। रिलायंस ने ऐसे स्ट्रेटजीज को यूज किया जिससे वो हर एक सेक्टर जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेस, ब्यूटी, टॉयज, एंटरटेनमेंट, ज्वेलरी, फुटवेयर वगैरह वगैरह में अनडिस्प्यूटेड किंग बन पाएगी। सबसे पहली स्ट्रेटजी है ब्रांड प्रेजेंस।
प्रेजेंस। देखिए, अगर आपको अपने ब्रांड के प्रेजेंस को पूरे मार्केट में स्थापित करना है तो आपको दिखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। रिलायंस ने ऑलरेडी 7000 सिटीज में अपने स्टोर्स खोल लिए हैं, चाहे वो स्मार्ट, डिजिटल या फ्रेश हो। अब लोगों को किसी भी चीज की शॉपिंग करनी है किसी भी तरह से, तो एक ऑप्शन रिलायंस जरूर होती है। आप ही सोचिए, है ना। रिलायंस चाहती है कि हर दिन आपको उनका नाम जरूर याद आए। बड़ी कंपनीज के पास किसी सेक्टर में इंटर करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अपनी ब्रांड लॉन्च करके उसे स्केल किया जाए, या तो दूसरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को एक्वायर कर लिया जाए। रिलायंस ने चूज किया सेकंड ऑप्शन, और यही है उनकी सेकंड स्ट्रेटजी, एक्विजिशंस। रिलायंस इस स्ट्रेटजी से सिर्फ अमेजॉन के बराबर नहीं, अमेजॉन प्लस वॉलमार्ट के बराबर भी खड़े हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा, रिलायंस ने कुछ समय पहले जियो मार्ट के थ्रू ई कॉमर्स में इंटर किया था, और जियो मार्ट की एक मेजर सेगमेंट है ग्रोसरी डिलीवरी। इसे पावर अप करने के लिए रिलायंस ने एक्वायर किया मिल्क बास्केट और डंजो को। लोकल सर्च सेगमेंट के लिए इंडिया की सबसे बड़ी सर्च प्लेटफॉर्म जस्ट डायल को एक्वायर किया। टॉय सेगमेंट में हैमलीज, गारमेंट में जिवामी, होम फैशन में पोर्टिको, ऑनलाइन मेडिसिन में नेटमेट्स, होम सर्विसेज में अर्बन लैडर, B2B होलसेल सेगमेंट में मेट्रोज के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है रिलायंस ने। फैशन ब्रांड्स में इतने सारे ब्रांड्स को एक्वायर कर चुके हैं। ऑफलाइन सेगमेंट में इतने सारे ब्रांड्स और फ्यूचर ग्रुप। FMCG मैन्युफैक्चरिंग में इंटर करने के लिए रिलायंस ने 30 से ज्यादा लोकल ब्रांड्स को एक्वायर किया है, और एक कोला ब्रांड कैंपा कोला को भी एक्वायर कर लिया है। इस तरह से रिलायंस अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रही है बिना किसी तामझाम के। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता एक सुपर पावर के बिना, जो है मनी। देखिए, रिलायंस के पास कैश की कमी नहीं है, इसलिए दूसरी कंपनीज को रॉयल्टीज देकर एक्वायर करना ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि एक नए ब्रांड को स्टार्टिंग से बिल्ड करने में हैवी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं रिलायंस की थर्ड स्ट्रेटजी पर, द ऑनलाइन एंड B2B प्रेजेंस। जैसा कि मैंने कहा था, रिलायंस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन और B2B में भी मार्केट कैप्चर कर रही है। लेकिन ई कॉमर्स में रिलायंस के सामने है दो महारथी कंपनीज, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। इसलिए रिलायंस के पास होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो है भी। सबसे पहली एडवांटेज है लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अमेजॉन को अगर ऐड करना है तो उन्हें जिस जिस प्लेटफॉर्म पर ऐड करना है उन्हें पे करना होगा। सिर्फ अमेजॉन नहीं, सबको करना पड़ता है। लेकिन रिलायंस के साथ ऐसा नहीं है। ऐड करने के लिए इनके पास पहले से 15,000 से ज्यादा स्टोर्स है, अपनी OTT प्लेटफॉर्म है, जस्ट डायल जैसी कंपनीज है, और खुद की न्यूज नेटवर्क भी है। मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत कम। सेकंड, लेस शिपिंग कॉस्ट। हर एक एरिया में आपके स्टोर्स होने के कारण आपके रिटर्न कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट दोनों कम हो जाती है। लेकिन कैसे, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लिपकार्ट को एक फोन डिलीवर करना है एक सिटी में, तो उनके पास दो ऑप्शंस है। या तो फ्लिपकार्ट उस सिटी में एक वेयरहाउस बनाए और वहां पर पहले से फोन के स्टॉक को रखे, जब ऑर्डर आए तो डिलीवर करवा दे, या तो जहां भी उनके फोन की स्टॉक है वहां से वो कुरियर कंपनी के थ्रू फोन को डिलीवर करवाए। लेकिन रिलायंस के साथ ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज में रिलायंस के पास पहले से तरह तरह के स्टोर्स अवेलेबल है, जिनके लिए उनके पास वेयर हाउसेस भी है। मतलब कि ऑफलाइन के ही खर्चे में इनके ऑनलाइन ऑर्डर्स भी फुलफिल हो जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं उठाना पड़ेगा, और रिटर्न या पिकअप वगैरह करना है तो वो भी कस्टमर इनके स्टोर्स में जाके कर सकते हैं। वैसे रिलायंस ने अभी ये सिस्टम स्टार्ट नहीं किया, इसलिए रिटर्न लेके मत पहुंच जाइएगा। थर्ड है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लेस कॉस्ट। यहाँ एग्जांपल लेते हैं ब्लिंकिट का। अगर ब्लिंकिट को एक किसान सॉस के पाउच को लिस्ट करना है तो वो स्टॉक खरीदेंगे या तो होलसेलर से या तो डायरेक्ट कंपनी से, और उनके ऑर्डर्स होंगे बल्क में, मान लीजिए 10,000 पीसेस। लेकिन इसी जगह रिलायंस की ऑर्डर होगी 1 लाख पीसेस, क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट्स अपने हजारों स्टोर्स, अपने B2B सेगमेंट और ऑनलाइन पोर्टल में भी लिस्ट करना है। और आपको पता होगा कि क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर के कारण कितनी डिस्काउंट मिल जाती है। सिर्फ यही नहीं, रिलायंस ने जिन FMCG और फैशन कंपनीज को एक्वायर कर रखा है, उनसे भी जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो भी लेस कॉस्ट में आएंगे। चलिए अब आते हैं B2B सेगमेंट की तरफ, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा कंसर्निंग भी है। देखिए, एक चीज के लिए हमने पहले भी बात किया है कि क्विक कॉमर्स के कारण हमारे ट्रेडिशनल शॉप्स खत्म हो रहे हैं, जिनसे हम बरसों से राशन लेते आए हैं, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, रिलायंस भी इसमें भागीदार है। लेकिन रिलायंस ही एक कंपनी है जिन्होंने इनके बारे में सोचा है। कैसे? 2 पॉइंट्स में जानते हैं। पहली, पावर ऑफ डिस्काउंट। एक चीज जिसके कारण शॉप्स ऑनलाइन कंपनी से पीछे छूट जाते हैं वो है डिस्काउंट। हमें तो जहां डिस्काउंट मिलता है वहां मुंह उठा के चले जाते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स को जो गुड्स मिलती है उनमें उनके पास ज्यादा मार्जिन नहीं होती है, इसलिए वो ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ रोल में आती है रिलायंस मार्केट। इन्होंने पूरे इंडिया में 20 लाख से ज्यादा शॉप्स को अपने B2B जियो मार्ट में इनरोल किया है, और इसके थ्रू शॉपकीपर्स को हर तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट से सस्ते रेट में रिलायंस प्रोवाइड कर देती है। इन्हें एक डिवाइस दिया जाता है जिसके थ्रू ये ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है। सेकंड, जियो मार्ट स्टोर। ग्रोसरी स्टार्टअप वाले वीडियो में मैंने बात किया था क्विक कॉमर्स कंपनी डार्क स्टोर मॉडल अपनाती है। उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन रिलायंस डार्क स्टोर मॉडल नहीं, जियो मार्ट स्टोर मॉडल अपना रही है। रिलायंस ने अभी तक 2000 से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर्स को जियो मार्ट स्टोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस प्रोसेस में इनके शॉप को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया जाता है और जियो मार्ट पोर्टल में ऑनबोर्ड कर दिया जाता है। अब इस शॉप के आसपास से जो भी ऑर्डर आएगी वो ये शॉप वाले ही फुलफिल करेंगे। रिलायंस का भी फायदा, दुकानदार का भी फायदा। हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉपकीपर्स को पे भी करना पड़ता है,
चाहे वो EMI में भी कर सकते हैं। मुकेश अंबानी ने पहले ही कहा था कि वो हमारे किराना स्टोर्स को खत्म नहीं होने देंगे। हाँ, अब यही मॉडल अमेज़न भी कॉपी करना चाहती है और इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहली, डिलीवरी और मैनेजमेंट का झंझट खत्म, क्योंकि अब वो तो स्टोर वाले को ही करना है। दूसरी, पेरिशेबल आइटम्स यानी दूध, दही, ब्रेड वगैरह को मैनेज करने का झंझट खत्म, जिसके कारण लॉसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। समरी देखे तो कैप्चरिंग बिग बाजार, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टोर्स एंड ब्रांड प्रेजेंस, एक्वायरिंग वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेटेड कंपनीज, फोकसिंग ऑन ई-कॉमर्स, यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिक्रीज वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड इंटीग्रेटिंग किराना स्टोर्स इन द पाइपलाइन। रिलायंस इन सब स्ट्रेटजीज के कारण इस लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में भी 5000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट बना पाई है 2021-22 में, जो पिछले साल के मुकाबले 7.6% ज्यादा है। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए। हाँ, इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है तो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो विद शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।